नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल AKS क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पता है आपको कि दो चीज़ें एक साथ जो है समानांतर रूप से चलती आ रही हैं, और वो है कमीशन अर्थात आयोग, और साथ में दूसरा विषय है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वो अनवरत रूप से चलती आ रही है। दोस्तों, कैग के बाद जो आज का टॉपिक है वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसके अंतर्गत आपको दो प्रकार के वित्त आयोग पढ़ने होंगे, एक तो भारत के लिए और दूसरा राज्यों के लिए। ये इंडिया के लिए लिखा है, और या कहीं केंद्र सरकार के लिए या कहीं संघ सरकार के लिए, और वहीं दूसरी ओर दूसरा आपको पढ़ना होगा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, SFC। इसके बाद वो टॉपिक दूसरा होगा, क्योंकि वो भी विस्तृत है, हर एक चीज़ बतानी है, छोड़ूंगा नहीं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। चलिए वीडियो कंप्लीट देखें दोस्तों। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, समझाया मेरे द्वारा समझाया गया समझ आता है, तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, ताकि उसको मैं अगले पार्ट पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तीसरी चीज़, यदि आपको कंटेंट आप इसकी जांच कर पा रहे हैं या इसको परख पाते हैं पढ़ने के बाद, तो आपको यदि उत्तम कोटि का कंटेंट लगता है तब आप जाकर इसे शेयर करें और उन छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो आयोग के संबंध में थोड़ा व्याकुल हैं, विचलित हैं। ठीक है। और लास्ट चीज़ है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन की बटन जो है उसको प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आए यदि तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो। चलिए, ये खैर बातें हैं दोस्तों। इस क्रम में आज का विषय, जैसा कि मैंने बताया, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है। चूंकि वित्त आयोग ये कैसे सामने आया, वित्त आयोग भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से संबंधित है। वित्त आयोग के फंक्शंस, कार्य एवं ड्यूटीज, कर्तव्य पढ़ेंगे आप। इसकी संरचना पढ़ेंगे आप, स्ट्रक्चर, कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। वित्त आयोग की रिपोर्ट कैसे जारी होती है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किससे रिलेटेड रखता है, किससे संबंधित रखता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट, अपनी सिफारिश किसे सौंपता है, इसके बारे में आप जानेंगे। वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तदुपरांत आप ये जो लिखा है ये हिंट मात्र है, आप नोट्स बनाएंगे इससे, आई होप। चलिए शुरू करते हैं। वित्त आयोग, जैसा कि आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में, जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें राजस्व को अलग अलग विभाजित किया गया है। जो रेवेन्यू है उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, या कह सकते हैं डिवीजन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व का बंटवारा किया गया है। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची, ये विशेष ध्यान रखेंगे, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7th शेड्यूल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये जानिए कि वित्त आयोग सामने क्यों आया। तो वित्त आयोग जो होता है दोस्तों, वो राजस्व व करों के वितरण, राजस्व यानी रेवेन्यू और टैक्स, इसके वितरण एवं अनुदानों के संबंध में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके संबंध में? राजस्व, रेवेन्यू, कर यानी टैक्स एवं अनुदान, जिसे अपन ग्रांट्स कहते हैं। ठीक है, सब्सिडी मत समझिएगा, सब्सिडी का अच्छा आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा, सब्सिडी और ग्रांट्स में कोई अंतर है क्या? यदि है तो स्पष्ट करें कमेंट बॉक्स पर। चलिए, तो या कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड ग्रांट्स। ठीक है, अनुदानों के संबंध में, राजस्व करों के वितरण के संबंध में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश की जाती है किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? भारत की बात की जा रही है, राज्यों के संबंध में अभी वित्त आयोग की बात अगले पार्ट पर की जाएगी। तो वित्त आयोग अधिनियम, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, डेट याद रखिएगा। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा राजस्व व करों के वितरण एवं अनुदानों के संबंध में वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। कब किया गया? 1951 में। क्लियर है? चलिए, अनुच्छेद 280 में
सीधा संबंध है। पूछा जाए यदि कि वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से है? तो आपका उत्तर होगा 280, 280। क्लियर है? इसमें कई भाग हैं, यहाँ पे लिखे हैं, सारी चीजें अभी बताऊंगा। ठीक है, तो 280 में इसके गठन की बात की जा रही है। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं अनुच्छेद 280 पर। पहले ये जान लीजिए 280 को पढ़ने से पूर्व कि वित्त आयोग भारतीय संविधान में कैसे प्रवेश करता है, फाइनेंस कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंटर करता है, कहां से लिया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि कहां से लिया जाता है, कैसे इंटर किया। पहली बात, इसके कारण ये जो असंतुलन स्थापित होता रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए वित्त आयोग लाया जाता है। वित्त आयोग को प्रवेश दिया जाता है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से लाया गया ये फाइनेंस कमीशन? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त आयोग को लिया गया। कैसे याद रख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में एक शब्द छिपा है, 8। क्या है ये? धन है ना। धन का मतलब क्या होता है? मनी। मनी यानी फाइनेंस ही तो होता है, वित्त। क्लियर है ना? धन यानी वित्त, मनी मतलब फाइनेंस। कितना? 8। तो 8 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरी चीज, यदि ये चीज याद हो गई तो 8 से 28 याद हो जाएगा आपको। 8 से 28 याद हो जाएगा तो 28 में एक जीरो अपने से लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 280। ठीक है, ये कॉमन सी चीजें आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए 280 में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन का गठन किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे और बताऊंगा अनुच्छेद, इसके जो सब आर्टिकल हैं उन जो बोले तो उप अनुच्छेद बोल सकते हैं, उसमें वर्णित है आगे, वो सारी चीजें बताता हूं। इसका मुख्यालय, वित्त आयोग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर है? चलिए, उतना ही पढ़ना है जितना अपना कल्याण हो जाए। कहानी तो सुनते रहेंगे आप, किताबों में बहुत सारी कहानियां लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए आइए संवैधानिक स्थिति पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं। इसे राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है, एक्सिस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, राजकोषीय संघवाद की धुरी कहा जाता है। प्रश्न उठता है, राजकोषीय संघवाद है क्या? संघीय सरकार में केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध को लिखिएगा। राजकोषीय संघवाद क्या है? संघवाद का एक प्रॉपर टॉपिक होगा। ठीक है, तो संघीय सरकार में राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्तीय संबंध को राजकोषीय संघवाद की संज्ञा, टाइटल, उपमा दिया जाता है। क्लियर है? यानी सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है, वित्तीय संबंध होता है, इसी को हम संज्ञा देते हैं राजकोषीय संघवाद की। पहला। दूसरा, इसे संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि संवैधानिक निकाय वही निकाय होता है जिसका सीधा संबंध भारतीय संविधान से होता है। भारतीय संविधान से ऐसे निकायों को, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे बॉडीज को सीधे पावर मिलती है, यानी पावर हाउस का काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, संवैधानिक निकाय होती है। क्लियर है? संविधानेतर बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटोरी बॉडी क्या होती है, कमेंट करके बताइएगा। पढ़ चुके हैं, पहला वीडियो आयोग का वही था। चलिए, दूसरा है दोस्तों सलाहकारी संस्था। क्या? सलाहकारी संस्था, एडवाइजरी बोर्ड भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? सलाहकारी संस्था। क्यों? क्योंकि ये वित्तीय मामलों में जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, जब आप इसके ड्यूटी एंड फंक्शन पढ़ेंगे, कर्तव्य एवं कार्य वित्त आयोग के पढ़ेंगे, वहाँ पर आप जो है देख पाएंगे कि इसका जो है क्या क्या कार्य है, क्या क्या कर्तव्य है, और उन कार्यों और उन कर्तव्यों के संबंध में, यानी कि वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर में
किस प्रकार से सिफारिश करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अपनी संस्तुति देता है या कहें रिकमेंडेशन देता है किसको, राष्ट्रपति को, वो इसलिए सलाहकारी संस्था की संज्ञा इसे एडवाइजरी बोर्ड का टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्ध न्यायिक संस्था, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संस्था क्यों कहते हैं, प्रश्न उठता है। क्योंकि दोस्तों याद रहे आपको, इसे अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वित्त आयोग को सीपीसी, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, सीपीसी 1908, 1908, सीपीसी 1908, अरे सॉरी, ठीक है, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत वित्त आयोग को दीवानी न्यायालय का, सिविल कोर्ट का स्तर प्राप्त है। कैसा स्टेटस है इसका, सीपीसी 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में ये के द्वारा इसे वित्त आयोग को दीवानी न्यायालय या कहें सिविल कोर्ट का अधिक स्तर प्राप्त है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक जो है संस्था कहते हैं। और इसके जो कर्तव्य और कार्य, फंक्शन एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे आप, वहां भी आप देखेंगे, वहां भी आप सुनेंगे अभी कुछ देर में कि कैसे ये एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया का काम भी करती है। हालांकि ये भारत की या कहें सरकार की न्यायपालिका को कोई अंग नहीं है, फिर भी इसे जो है अर्ध न्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है बिकॉज ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों संरचना। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, मैं क्या करूं, आप पर्सनल मैसेज कर करके कहते हैं सर वीडियो की लेंथ थोड़ा छोटी कर दीजिए, कैसे कर दें आप बताइए। नहीं सुनाऊं तो सीधे सीधे जो लिख दूं वो कथा जैसे मैं उच्चारण कर दूं इसका, तो क्या मतलब रह जाएगा, तो किताबों में भी वर्णित रहता है ना। तो टाइम मत देखिए आप, एक क्लास में लगातार आप 1 घंटे बैठते हैं, 60 मिनट बैठते हैं, क्योंकि वो क्लास में 1 घंटे आप इसलिए बैठ पाते हैं क्योंकि वहाँ 15 से 20 मिनट हाथ से या हंसी मजाक होता है। चूँकि मैं नहीं करता, क्योंकि ये भी एक समस्या है, ये भी मैसेज आते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक होता रहे, लेकिन मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है कि मेरे भी अंदर मन मस्तिष्क में हास्य करने का विचार आता है, लेकिन क्या करें, इतना कंटेंट है, वैसे भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है वीडियो का। उस दौरान यदि मैं हंसी मजाक करने के मूड में आ गया तो फिर ये तो धारा का धारा रह जाएगा, हो गया फिर उद्धार। ठीक है, हंसी मजाक करने के लिए एक वीडियो बनाऊं, वीडियो बीच में बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए संरचना, हंसी मजाक क्या होता रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कमीशन। दोस्तों इसमें 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। संधि विच्छेद करें इसका। 5 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक चीफ होता है, और अन्य 4 जो होते हैं वो सदस्य मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल 5। प्रश्न पूछे अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या तो 4 1 धन 5, 4 धन 1 बराबर 5। ठीक है, अध्यक्ष सहित। या पूछे अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अलावा तो आपको दिख रहा है अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य हैं, टोटल 5 है। चलिए दोस्तों, ये जो अध्यक्ष, ये जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या कह सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता। और ये योग्यता का निर्धारण कौन करता है सब अभी सुनेंगे, लेकिन ये इनके बारे में अभी जानिए कि इनकी एलिजिबिलिटी या योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जरा ये देखते हैं। दक्षता कह सकते हैं। पहला है अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही बनेगा जिसके पास सार्वजनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो। ठीक है, वाइड एक्सपीरियंस। दोस्तों वाइड एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों का जिसके पास व्यापक अनुभव होता है वही अध्यक्ष बनता है। याद रखिए, सार्वजनिक मामला, अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामला, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं। इसका कुछ अलग एलिजिबिलिटी होगी, इसकी कुछ अलग योग्यता होगी, इसकी कुछ और, इसकी और, चारों का अलग अलग देखते हैं। पहला
उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं की जा रही है, ध्यान से सुनेंगे। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो हाई कोर्ट में सेवारत या सेवानिवृत्त, ठीक है, जो भी सर्विस में है और जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे जज, ऐसे न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त या कहें सेवारत न्यायाधीश जो हैं, या कहें कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे जज को, ऐसे व्यक्ति को जो है फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा सदस्य है a person having special knowledge of government accounts and financial matter, ठीक है, a person having special knowledge of government accounts and financial matter, अर्थात कि ऐसे दूसरे सदस्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सरकार के लेखा एवं वित्तीय मामलों का व्यापक ज्ञान हो, ठीक है, सरकार के लेखा एवं वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का सदस्य बनेगा। तीसरा, वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात वित्तीय प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, या कहें वित्तीय प्रशासन का जो है विशेष ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया जाएगा। अध्यक्ष के लिए केवल पब्लिक अफेयर्स वाली बात की गई है, सार्वजनिक मामला, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा जो है गवर्नमेंट यानी सरकार के खातों एवं फाइनेंशियल मैटर जो वित्तीय मामले हैं उनका विशेष अनुभव हो, और जो तीसरा है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन की विशेष ज्ञान रखता हो, और वहीं चौथा है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, चौथा सदस्य वो होगा जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता होगा, ठीक है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, वही चौथा सदस्य बनेगा फाइनेंस कमीशन का। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आइए अब थोड़ा सा अलग अलग इसके आर्टिकल्स, अनुच्छेदों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला आप जानते हैं 280, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में 8 शब्द है, 8 से 8 रुपए मान लीजिए, वित्त है, धन है, फाइनेंस है, क्लियर है। 8 से 28, 280 सब बता चुका हूँ। चलिए 280(1) में क्या वर्णित है? अनुच्छेद आर्टिकल 280 में 80 का 1, ठीक है, 80(1) में क्या वर्णित है जरा ये देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर, कहीं कहीं आपको 1 वर्ष मिलेगा, क्या मिलेगा? 1 वर्ष। तो संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर एवं उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। संविधान लागू होने के 2 वर्षों के बाद तथा कहीं कहीं 1 मिलेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की जो है स्थापना या गठन किया जाएगा। एवं साथ में 280(1) में यह भी वर्णित है, यदि राष्ट्रपति जरूरत समझें, आवश्यकता अनुसार जो है 5 वर्षों के पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। नोट करिएगा, 5 वर्ष जरूरी नहीं है। संविधान के भाग अनुच्छेद 280(1) में लिखा गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर करेंगे। यदि वो जरूरी समझें आवश्यकता अनुसार, वो 5 वर्षों के पूर्व ही पहले वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 282 क्या कहता है? भारत के संविधान का 282 में क्या उल्लेखित है? योग्यता, एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि अध्यक्ष, चीफ एवं सदस्यों की योग्यता एवं चयन विधि का या कहें नियुक्ति का, इसके तरीकों का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को है, इंडियन पार्लियामेंट को है, ठीक है। सदस्यों की योग्यता, अध्यक्ष, चीफ एवं मेंबर्स की जो है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह, एवं चयन विधि, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, इसका जो अधिकार है, इसका जो राइट्स है वो इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 282 के तहत, ठीक है। टेन्यूर की बात करते हैं, कार्यकाल। दोस्तों इसे पंचवार्षिक निकाय कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये जो है बने रह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। क्योंकि सीधे आर्टिकल 280 ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्षों के पहले ही वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही एक प्रकार से व्यवहार में आप कह सकते हैं इच्छा अनुसार
जो है ये काम करेंगे, पद पर बने रहेंगे। और अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, पुनः नियुक्ति, वो दोबारा से की जा सकती है। ठीक है, ये योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं पुनः नियुक्ति हेतु। ठीक है, चलिए। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन, अपना सुझाव, अपना सिफारिश किसको सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा या कहें कार्यकाल निर्धारण, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों, केंद्र व राज्य में, सेंटर व स्टेट में वित्तीय विभाजन, या इसी को कह सकते हैं राजस्व बंटवारा, इसके लिए मापदंडों को, पैरामीटर्स, ठीक है, मापदंडों की अनुशंसा करना, संस्तुति करना या कहें सिफारिश करना। देखिए हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग लिखा है, कहीं कहीं अनुशंसा हो जाएगी, यानी संस्तुति भी बोल सकते हैं, सिफारिश करना भी कह सकते हैं। किससे करेंगे? राष्ट्रपति से। ठीक है, प्रतिवेदन ही देंगे। चलिए, तो वित्तीय विभाजन या कहें डिवीजन ऑफ फाइनेंस या कहें डिवीजन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बंटवारे के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, मापदंड होते हैं, इसकी अनुशंसा है, इसका जो है रिकमेंडेशन करता है कौन? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। किससे करता है? राष्ट्रपति से। ऐसा जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसा वर्णन है, वो अनुच्छेद 280(3) में है। क्लियर है? नेक्स्ट 281 कहता है, अनुच्छेद 280 समाप्त हो गया। ठीक है, 281 दोस्तों ये कहता है कि जो राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जब फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, अपनी जो प्रतिवेदन होती है, वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इन सिफारिश को, इस प्रतिवेदन को संसद में जो है संसद के दोनों सदनों पर रखते हैं या रखवाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संसद के दोनों सदनों में। संसद के कितने सदन होते हैं? मान लीजिए कोई नया विद्यार्थी है, ठीक है, देखिए संसद के 2 भाग हैं या कहें 2 सदन हैं। ठीक है, सदन बोल सकते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। क्लियर है? निम्न सदन, उच्च सदन। उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। क्लियर? इसे जनता की सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता की सभा। खैर पॉलिटी में आएगा सब ये, जनता की सभा। और इसे कहते हैं राज्यसभा, जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये सामान्य सी बात थी, बीच में आ गया। चलो, तो दोस्तों राष्ट्रपति दोनों सदनों में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन या कहें राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की रिपोर्ट को रखवाते हैं। एवं याद रहे, बजट प्रस्तुतिकरण के पहले, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व राष्ट्रपति दोनों सदनों पर रखवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बजट प्रेजेंटेशन के पहले इसको क्यों रखवाते हैं? जरा ये देखिए दोस्तों, ये लाइन क्लियर कर देगी। जब बजट प्रस्तुत होगा तो उसके पहले रिपोर्ट आ चुकी होगी वित्त आयोग की। अब बजट के बाद, बजट में वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया जाता है या न किया जाए, इस पर बात होगी। याद रहे दोस्तों कि जो सिफारिशें होती हैं, जो अनुशंसा होती है फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की, वो गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। कौन सी प्रकृति? किस नेचर की? गैर बाध्यकारी, नॉन बाइंडिंग, गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। मतलब वित्त आयोग के सुझाव को, अनुशंसा को, संस्तुति को, प्रतिवेदन को, सिफारिश को माना ही जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी माना जा सकता। लेकिन परंपरा यही रही है कि क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिशों को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया जाता है। ये परंपरा परंपरा चली आ रही है कि क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इसकी सिफारिशें हैं, उसको बजट में, केंद्रीय बजट में जो है शामिल कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि गैर बाध्यकारी है, नॉन बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिमंडल के विवेक पर निर्भर करती हैं।
कैबिनेट के विवेक पर निर्भर करती हैं कि वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के सिफारिशों को माना जाए या ना माना जाए। ठीक है, चलिए, इसलिए बजट के पहले, बजट प्रस्तुतिकरण, बजट प्रेजेंटेशन के पहले रिपोर्ट आ जाती है, फिर देखा जाएगा कि रिपोर्ट शामिल करने लायक है या नहीं, लेकिन परंपरा यही है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए शामिल कर लिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कर्तव्य एवं कार्य, फंक्शन एंड वर्क, सॉरी ड्यूटीज एंड फंक्शंस। ठीक है, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के कार्य एवं कर्तव्य। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 283 से प्रारंभ होंगे, जरा वेट करें। आइए वित्त आयोग के कर्तव्य एवं जो कार्य हैं, फंक्शन एंड ड्यूटी, उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कार्य है रिकमेंडिंग प्रिंसिपल या कहे पैरामीटर्स फॉर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र स्टेट एवं सेंटर के बीच वित्तीय विभाजन के या कहें राजस्व के बंटवारे के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, इसके लिए मापदंड पैरामीटर्स जो हैं उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल के लिए सुझाव, अनुशंसा या कहें संस्तुति या कहें जो है सिफारिश करता है, पहला कार्य। दूसरा है प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से या कहें भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों के संबंध में, भारत की संचित या कहें समेकित निधि से राज्यों के राजस्व में अनुदानों के संबंध में सिद्धांत या मापदंड सुनिश्चित करना भी वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का कार्य है। तीसरा है राज्यों के राज्य वित्त आयोग द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनकी दी गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के विकास के लिए, टू डेवलप पंचायत्स, पंचायतों के विकास के लिए, राज्य की निधि में वृद्धि के लिए, राज्य की निधि या कहीं संचित निधि में वृद्धि के लिए, यहाँ पर सेंटर की बात नहीं की जा रही है, राज्य की बात की जा रही है। ये वित्त आयोग को कौन सिफारिश देगा, कौन रिकमेंड करेगा? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। किसको करेगा? वित्त आयोग को। ठीक है, और क्या करेगा? पंचायतों के विकास के लिए, टू डेवलप पंचायत, राज्य की निधि में वृद्धि के लिए, टू इंक्रीज द फंड ऑफ द स्टेट, टू इंक्रीज द फंड्स ऑफ द स्टेट, आवश्यक उपाय सुझाना भी वित्त आयोग का कार्य है, वित्त आयोग के कर्तव्य हैं। ठीक है, जो वित्त आयोग होता है सजेस्ट करता है, जो नेसेसरी मेजर्स होते हैं, आवश्यक उपाय होते हैं, उसको सुझाता है। किसके आधार पर? किसकी सिफारिश के आधार पर? जो राज्यों के राज्य वित्त आयोग उसको सौंपेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर है एनी अदर मैटर, कुछ अन्य विषय विच द प्रेसिडेंट वुड रिकमेंडेड टू द कमीशन। जो नेक्स्ट कार्य है, कर्तव्य है, चौथा नंबर, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, वो भी कार्य करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। पांचवा नंबर है करों से प्राप्त, टैक्स से जो या कहें करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व या कहें शुद्ध आगम। ठीक है, शुद्ध राजस्व को ही शुद्ध आगम कहते हैं, नेट रेवेन्यू। ठीक है, रेट रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम टैक्स, करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व या कहें शुद्ध आगमों के वितरण, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एवं राज्यों के बीच ऐसे राजस्व के बंटवारा आवंटन के बारे में जो है सिद्धांत सुनिश्चित करता है कौन? वित्त आयोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर या कहें नेट प्रोसीड्स। ठीक है, राज्यों के बीच ऐसे राजस्व के आवंटन के बारे में जो सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है, क्या करता है? सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, छठवां नंबर है कंसिडरिंग एप्लीकेशंस ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन एड, कंसिडरिंग एप्लीकेशंस ऑफ स्टेट्स फॉर ग्रांट इन एड, अर्थात जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, ये राज्यों के आवेदन पर सहायता अनुदानों के लिए जो ग्रांट इन एड हैं, इसके लिए जो राज्यों के आवेदन होते हैं उस पर भी विचार करता है कौन? वित्त आयोग। नेक्स्ट, सातवां नंबर है रोल इन सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट, रोल इन सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियर है? सजेस्टिंग मेजर्स फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड डेडनेस। ठीक है, अर्थात सातवां नंबर ये कहता है कि जो वित्त आयोग होता है वो केंद्र व राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद होते हैं, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होते हैं, उनके निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही
लिखा है सजेस्टिंग मीजर्स फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंडेटनेस, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच वित्त के न्यायपूर्ण वितरण, ध्यान दीजिएगा, वित्त के न्यायपूर्ण वितरण के लिए आवश्यक उपाय सुझाने का कार्य वित्त आयोग करता है। 7वां नंबर हो गया। अब आइए कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए कि जो व्यापार कर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड टैक्स, ये कौन लगाता है? केंद्र सरकार नहीं लगाता है। कौन लगाता है? ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा ही संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। व्यापार कर राज्यों का काम है और इसका विभाजन, ये व्यापार कर का जो विभाजन है, मान लीजिए किसी राज्य ने, मध्य प्रदेश ने व्यापार कर लगाया, ट्रेड टैक्स लगाया, उसे कलेक्ट किया, उसे संग्रहित किया, लेकिन इस संग्रहित जो टैक्स है, कर है, इसका विभाजन वित्त विभाग, फाइनेंस कमीशन का कार्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से या कहें भारत की समेकित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार को धन निकालने की अनुमति नहीं होती है। सरकार को धन निकालने की अनुमति नहीं होती है, याद रखिए। इसकी ये अनुमति संसद निर्धारित करती है, संसद को अधिकार है, ठीक है। सरकार को अधिकार नहीं, पार्लियामेंट यानी संसद को अधिकार होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लगा है कि संघ व राज्य सरकारें, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट के प्रावधानों के अनुसार प्रोविजन ऑफ बजट करों की उगाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि राज्य सरकार या संघ सरकार जो है बजट के प्रावधानों के अनुसार कर की टैक्स की उगाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे संचित निधि का उल्लेख आ रहा है बार बार। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित या समेकित निधि, इसका अनुच्छेद 266 में वर्णन है। ये सारी निधियाँ जितनी है ना, आप सब पढ़ेंगे पॉलिटी में। वहीं कंटिजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल 267 में है, आकस्मिकता निधि, संचित निधि और आकस्मिकता निधि, ठीक है। चलिए, 282 आर्टिकल ये कहता है दोस्तों कि केंद्र व राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकती हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकती हैं कौन? केंद्र व राज्य सरकारें, अनुच्छेद 282 के तहत। लेकिन इसमें वित्त आयोग को जो ये निर्णय है, ये जो उल्लेखित है, इसे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के डिसीजन क्षेत्र से, डिसीजन एरिया से, निर्णय क्षेत्र से बाहर रखा गया है। फाइनेंस कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 282 के तहत जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पज, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो अनुदान दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, और इसे निर्णय क्षेत्र के बाहर से रखा गया है। किसके निर्णय क्षेत्र से? वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन के डिसीजन एरिया से बाहर रखा गया है। अच्छा, पहले दोस्तों देश आज़ाद होने के पहले, ठीक है, वित्त विभाग कहा जाता था और वित्त विभाग की स्थापना 1810 में हुई। लेकिन देश आज़ादी के बाद वित्त विभाग को, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जाने लगा, वित्त मंत्रालय कहा जाने लगा। अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? अभी जो चल रहा है 15वां चल रहा है। कौन चल रहा है? 15वां चल रहा है, ठीक है। अभी और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अभी बताऊंगा मैं। दोस्तों यहाँ कुछ मापदंड, पैरामीटर्स लिखे हैं। राज्यों को कर में, टैक्स में हिस्सेदारी देने के लिए वित्त आयोग के कुछ मापदंड हैं, और ये 3 मापदंड, 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज्य में वन क्षेत्र कितना है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉरेस्ट एरिया, और जनसांख्यिकी बदलाव, ठीक है, डेमोग्राफी चेंज, और साथ में आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो है राज्यों के टैक्स में हिस्सेदारी देने के लिए, और ये वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन के मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। कुछ और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। फाइनेंस कमीशन के कार्य एवं कर्तव्य, फंक्शन एवं ड्यूटीज़ के उपरांत अब हम बात करेंगे जो अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, रनिंग में है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों इसका गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। गठन कब हुआ? 27 नवंबर 2017 को, जिसका टेन्यूर, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक के लिए निर्धारित किया गया है। 2020 से 2025 तक के लिए किसकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? वो अध्यक्ष बने हैं, चीफ हैं नंद किशोर सिंह, NK सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। 14 फाइनेंस कमीशन कंप्लीट हो चुके हैं।
15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसमें कुछ अन्य सदस्य हैं, जैसे कि मैंने बताया एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में इसके जो मेंबर हैं अशोक लाहिड़ी जी हैं। अच्छा, नंद किशोर सिंह के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये IAS हैं और भारत सरकार के पूर्व सचिव के पद पर जो है ये रह चुके हैं। और अशोक लाहिड़ी जी के बारे में जाने यदि, ये बंधन बैंक के अध्यक्ष थे। ठीक है। अनूप सिंह के बारे में जाने, ये दोस्तों जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में प्रोफेसर के पद पर थे। कौन? अनूप सिंह। और डॉक्टर रमेश चंद्र की बात की जाए, नेक्स्ट सदस्य मेंबर हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी। इनके बारे में जानिए दोस्तों, ये नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ठीक। अजय नारायण झा नेक्स्ट हैं, अजय नारायण झा। 4 लोग जो हैं सदस्य हैं दोस्तों। सचिव, जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके जो सेक्रेटरी हैं, वो सचिव जो हैं वो अरविंद मेहता हैं। कौन है? अरविंद मेहता। तो आपके लिए उत्तर प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग के सचिव कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के सचिव कौन थे? अच्छा, ये चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि इसने एक सिफारिश की है और वो सिफारिश ये है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखा जाए। कौन सी संस्तुति दी, कौन सी सिफारिश की, कौन सी अनुशंसा की? वो है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% जो है स्थिर रखा जाए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर 1% का समायोजन किया गया है। क्या किया गया है? समायोजन किया गया है। दोस्तों आप 13वें नंबर तक देखें यदि, जो 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे विजय केलकर जी, जिनका टेन्यूर कार्यकाल 2010 से 2015 तक था। इन्होंने केंद्रीय करों में जो सेंट्रल टैक्स है विभाज्य, जो केंद्रीय कर होते हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होता है उस कर का, टैक्स का, बंटवारे का, तो जो केंद्रीय कर है उसमें सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 32% की संस्तुति की थी। क्या सिफारिश की थी? रिकमेंड किया था 32%। आगे आइए, जब 14वां वित्त आयोग आता है YV रेड्डी की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा लास्ट के 4 और पहले, ठीक है, YV रेड्डी के कार्यकाल में 2015 से 2020 तक इनका टेन्यूर था। इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42%, 42% कर दी गई। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लेकिन अभी देखिए 42 हो गई ना 14वें वित्त आयोग तक। 14वां वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, ये लिखा भी है यहाँ पे कि वर्तमान वितरण पूल, जो ये राशि है, जो 41% राशि है, ये वर्तमान वितरण पूल या कहें केंद्र का विभाज्य कर पूल, डिविजिबल टैक्स पूल, ठीक है, किसका? सेंटर का केंद्र का ऐसा टैक्स, ऐसा कर जो विभाजन के लिए तत्पर रहता है, जिसका विभाजन किया जा सकता है। किसके बीच में? राज्यों के और केंद्र के बीच में। तो केंद्र का विभाज्य कर पूल या कहें केंद्रीय कर यानी सेंट्रल टैक्स, इसके 42% के स्तर के समान है। अब प्रश्न देखिए, 42% के स्तर के समान दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। 1% का समायोजन दिख रहा है हमको। 1% का, बहुत बारीकी से सुनिएगा, ये पंक्ति कहती है कि ये 41% है, ये 42% के बराबर दिख रहा है। लेकिन क्या आपको दिख रहा है 1% का समायोजन दिख रहा है ना? ये क्यों है और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने दोस्तों, जो नया राज्य बना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और लद्दाख, इनके जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है उस, और 2 नई यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख बने हैं, इसके मद्देनजर क्या किया है 15वें वित्त आयोग ने 42% को टच नहीं किया है। बस जो दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनके मद्देनजर 1% का समायोजन किया है। ठीक है, तो व्यवस्थित कर दिया है, क्योंकि वो भी 2 नए राज्य बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो उनके लिए भी कुछ राशि देना पड़ेगा। इसलिए 42% में 1% का समायोजन करते हुए 41% की सिफारिश 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई है और हाल ही में ये चर्चा का विषय बना रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखे रहिएगा, इसीलिए इसे स्तर समान कहा गया है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के वित्तीय वितरण का आधार जो है, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ फाइनेंस का जो बेस है, आधार है, वो 2011 की जनगणना को बनाया गया था। किसको? 2011 की जनगणना को। चलिए, कुछ अध्यक्ष हैं, पहले याद रखने और लास्ट के 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इनका टेन्योर 1952 से लेकर 1957 तक था। बाकी नाम देख लीजिए, दूसरे हैं के संतानम, तीसरे एस के चंद्रा, चौथे पीवी राजमन्नार, पांचवें महावीर त्यागी, छठवें ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें जेएम सैलट, आठवें वाईवी चौहान, ठीक है, नौवें हैं एनपीके साल्वे, 10वें हैं केसी पंत और 11वें हैं एएम खुसरो, ठीक है। ये 4 नाम आपको रखने होंगे लास्ट के। पूछा जाता है कि इनमें से कौन थे अध्यक्ष, कौन नहीं थे वित्त आयोग के। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष याद रहे और लास्ट के 4। सी रंगराजन के बारे में आपको जानते हैं, ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और जो विजय केलकर हैं, इनके बारे में खास बात ये है, विजय केलकर के बारे में यही है कि केंद्रीय कर में राज्यों की हिस्सेदारी जो है 32% रहे, इसकी जो है सिफारिश की थी। और साथ में वास्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में इन्होंने संस्तुति दी थी। कौन? विजय केलकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है वाईवी रेड्डी के, मैंने बारे में बताया 32% से 42% इन्होंने किया, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और लास्ट है एनके सिंह, ठीक है, भारत सरकार के पूर्व सचिव आईएएस, और ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2020 से 25 तक कार्यकाल है। 1% का समायोजन करते हुए केंद्रीय करों में, सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी को कितना रखा है? 41%। और ये माना जाता है कि ये 41% 42% की इक्वल है, क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू एवं लद्दाख, इसलिए उनको भी हिस्सेदारी देना चाहिए। और देना इस हेतु संस्तुति दी, सिफारिश की, रिकमेंड किया 15वें वित्त आयोग ने। इसलिए कहा जाता है कि 1% का समायोजन तो हुआ है, लेकिन ये जो पूर्व में राशि थी, जो केंद्रीय कर में जो राशि थी, वो 42% के 42% के स्तर के समान है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में आप राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, प्रमुखतया मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसको अभी पढ़ा दूं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट बनेगा। और तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लगा है और सारी चीज़ें समझ में आई हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसे कमेंट बॉक्स पर दर्ज करें। और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब, जो भी है सारी चीज़ें करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।